विवाह्यातां स आगत्य स्वगिरौ सुतिकृतया रेमे बहुविमोहो हि स्वतंत्रः स्वात्तविग्रहः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम आपकी कुंडली में कुंडली के सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का बेहतरीन ग्रह बन रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन है। आत्मकारक का अर्थ कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और फिलहाल आप जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिख दीजिए। और एक बात और है, लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। सवाल उठता है कि जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ विद्यमान हो, इसमें राहु और केतु को नहीं लिया जाता है। राहु और केतु को नहीं लिया जाता है, बाकी सारे ग्रह इसमें आते हैं। आत्मकारक ग्रह का चयन ऐसे ही होता है कि सर्वाधिक अंश के साथ जो ग्रह उपस्थित है वही आत्मकारक ग्रह होता है। और तो और इस आत्मकारक ग्रह में इतनी शक्ति होती है कि अगर ये आत्मकारक ग्रह आपके नवांश कुंडली में, मान लीजिए नवांश चक्र में वो ग्रह जहां बैठ गया, नवांश चक्र में आत्मकारक ग्रह, इस पे ही संपूर्ण सिद्धांत है कि नवांश चक्र में आत्मकारक ग्रह जहां बैठ गया उससे 4 घर आगे, उससे चौथे, 7वें और 10वें घर में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये जातक को तेजस्वी, अमित तेजस्वी राजा बना देते हैं। क्या कहा कि नवांश कुंडली में लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह जहां बैठा हो वहां से चौथे, 7वें और 10वें घर में अगर कोई शुभग्रह, एक शुभग्रह बैठा हो, शुभग्रह में कौन आएंगे? गुरु, शुभग्रह में आएंगे चंद्रमा, शुभग्रह में आएंगे बुध और शुभग्रह में आएंगे शुक्र। मतलब इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी आत्मकारक कुंडली में बलवान होकर नवांश चक्र में बैठा है तो उस अब होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा कि इन चारों ग्रहों के कारण जो आत्मकारक से चौथे घर में बैठे हैं उनके कारण कुंडली के बल में वृद्धि हो जाती है ना। राहु केतु को छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में 5 नंबर की कुंडली बनती है। 5 बना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। उदाहरणार्थ आपकी कुंडली के मंगल जो चौथे भाव के स्वामी हैं उनका अंश बनता है 27 अंश 52 कला। मतलब ये ग्रह आपकी कुंडली में 27 अंश 52 कला के साथ सर्वाधिक अंशों के साथ आत्मकारक ग्रह बन गया। अब मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए इसको ही नवांश चक्र भी मान लेते हैं। तो नवांश चक्र में अगर ये ग्रह जहां बैठा है वहां से चौथे घर में चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, इन चारों में से कोई भी एक ग्रह बैठेगा तो इन चारों ग्रहों की दशाएं भी और मंगल की दशा भी सपोर्ट करने वाली हो जाएंगी। कोई भी एक ग्रह, चंद्रमा भी सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे। उस आत्मकारक से गुरु अगर बैठे तो गुरु भी सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे। इस मंगल से आत्मकारक ग्रह से बुध चौथे भाव में बैठे हैं, 7वें 10वें भाव में। अब सामान्य बात है कि उस व्यक्ति की कुंडली कितनी बलवान हो जाएगी। मान लीजिए आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में मंगल बने, वो किसी भाव में बैठ गए, मैंने इनको चौथे में बैठाया, वहां से चौथे घर में चंद्रमा बैठ गए और ठीक वही सिद्धांत कि 7वें घर में एक और शुभग्रह बैठ गया, गुरु बैठ गए, और ठीक दूसरा सिद्धांत कि उससे केंद्र में एक और अन्य शुभग्रह शुक्र बैठ गए। तो सोच के देखिए कि ये कुंडली कितनी बलवान हो जाएगी। ऐसे ही कुंडली का बल मजबूत और कमजोर होता रहता है। आत्मकारक ग्रह से चौथे घर में शुभग्रह, 7वें घर में कोई एक या 10वें घर में कोई एक शुभग्रह बैठ गया। अब एक सिद्धांत और भी है जिसको समझना होगा कि जन्म कुंडली में चाहे जिस भी लग्न की कुंडली बनी है, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली मैंने बनाई है, सिंह लग्न की कुंडली में आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह गुरु बन गए। उदाहरण मान लीजिए गुरु बन गए, तो अब विचार करिए
फिर इस पे समझना होगा, ये दूसरा सिद्धांत है जो उससे भी ज्यादा बलवान हो जाएगा। कैसे? जिस भी लग्न की कुंडली बनी है उस लग्न की कुंडली के लिए जो योग कारक ग्रह होता है, अगर वही जन्म कुंडली का आत्म कारक ग्रह हो, सिंह लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं मंगल और योग कारक होते हैं गुरु। इन दोनों में से कोई एक ग्रह अगर आपकी कुंडली का आत्म कारक बन गया, मान लीजिए मंगल या गुरु में से कोई एक ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित हो गया, और वही ग्रह नवांश चक्र में जहां बैठा उससे चौथे, 10वें, 7वें घर में कोई एक शुभ ग्रह बैठ गया, तो ये कुंडली आपकी 50% पिछले वाले सिद्धांत से और 50% इस वाले सिद्धांत से 100% तक आपकी कुंडली बलवान बन गई। ऐसी बात है, समझ में आ गई होगी चीज। ये बहुत छोटा सा सिद्धांत था और छोटा कार्यक्रम भी था। अब आप अगर इस कुंडली को समझे तो ऐसे करके अगर आप अपनी कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ज़्यादा ये बात समझ में आएगी कि आपकी कुंडली का आत्मकारक कौन सा ग्रह बना है। कुंडली का मारक ग्रह आत्मकारक बना। अब जैसे सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव अगर मारक हो जाते हैं, मारक होते ही हैं, और वही ग्रह अगर आत्मकारक बन गया सर्वाधिक अंशों के साथ, और अगर वहां पे नवांश चक्र में शनि जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर में गुरु, 7वें घर में बुध या 10वें घर में शुक्र बन गए, तो ये तो एक सामान्यतः अच्छी बात है। थोड़ा निगेटिव हो गया जरूर कि जन्म कुंडली का मारक ग्रह आत्मकारक बन रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह ही जो उस कुंडली में लग्नेश का मित्र होता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है, वही तो योग कारक होता है। योग कारक का अर्थ क्या है? योग करने वाला, आपके जीवन के कारक क्षेत्रों में योग करने वाला, जोड़ने वाला, पिता को जोड़ने वाला, माता को जोड़ने वाला, धन को जोड़ने वाला, दाम्पत्य को जोड़ने वाला, संतान को जोड़ने वाला, वो योग करने का काम कर रहा है, आपकी कुंडली को जोड़ रहा है, वो योग कारक है। और मारक क्या है? वो आपको मारने का काम कर रहा है ना, वो आपको मारने का काम कर, मारने का अर्थ घटाना, योग का अर्थ बढ़ाना। तो ये अंतर स्पष्ट जरूर करना होगा कि आपकी कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है, क्या वो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह भी होता है क्या? अगर ये दोनों ग्रह एक ही निकलते हों, किसी भी तुला लग्न की कुंडली के लिए मान लीजिए शनि योग कारक होते हैं, और अगर वही आत्मकारक भी हो जाएं, अर्थात सबसे ज्यादा अंशों पे वही ग्रह विद्यमान हो जाए, तब तो ये कुंडली को चौतरफा लाभ दे जाते हैं, फिर उसमें जरा भी संशय नहीं होता। क्लियर है? अब इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इसमें जरा भी कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि ये ग्रह आपकी कुंडली का इतना बलवान हो जाएगा कि पूछिए मत। इसमें मैंने एक और सिद्धांत बताया था और वो बात बताई थी कि जो ग्रह जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह निकलता हो, जो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंश के साथ उपस्थित है, उसकी नवांश चक्र में जहां पे राशि बन रही हो और अगर उस राशि में जो भी ग्रह बैठा हो वो ग्रह भी बहुत बलवान हो जाता है। तो आत्मकारक ग्रह के पास इतना बल है कि कई बार हम उससे बहुत कमजोर समझ लेते हैं या उसे हम समझ नहीं पाते कि वो कितना दरअसल बलवान बनता जा रहा है। तीनों सिद्धांत आत्मकारक से लागू हो गए। तीसरा सिद्धांत क्या था कि मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली या सिंह लग्न की कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह गुरु होते हैं, और अगर नवांश चक्र में उनकी जहां पे राशि बनी है उसी राशि में अगर जो ग्रह बैठ गया तो ये उस ग्रह को भी बलवान बना देते हैं। अर्थात आत्मकारक ग्रह के नवांश में बैठने पर ग्रह के पास अतिरिक्त बल मिलता है। अब इसमें आत्मकारक को और बलवान कैसे, बहुत समझते जाइए। आत्मकारक ग्रह अगर वर्गोत्तम हो गया, मान लीजिए जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह जो सबसे ज्यादा अंशों के साथ बलवान है बैठा है, नवांश चक्र में भी वो उसी राशि में बैठा है। इसको समझते हैं। मान लीजिए गुरु, हमारी कुंडली में गुरु जो है वो 25 अंश पे बैठे हैं और ये सर्वाधिक अंश के साथ उपस्थित है नवांश चक्र में, और लग्न कुंडली में ये आत्मकारक हो गए, मतलब सबसे ज्यादा अंश पे विराजमान हो गए। नवांश चक्र में लग्न कुंडली में मान लीजिए ये 10 नंबर में बैठे थे, नवांश चक्र में भी ये मान लीजिए 10 नंबर में ही बैठ गए, तो आत्मकारक ग्रह है जो कि योग कारक भी था और वही वर्गोत्तम भी हो गया, तब तो उसकी दशा इतनी अच्छी जाएगी या इतना वो बेहतर हो जाता है ग्रह कि आप उसकी प्रशंसा में शास्त्र लिख सकते हैं।
फिर वो दशा उसके धन मान पद प्रतिष्ठा संतान संतान दाम्पत्य विवाह प्रेम आदि सबको 100% परिणाम देने वाला हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। क्लियर है? अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष हुए, दक्ष की पुत्री का नाम उमा था। उमा, उनसे ही भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। बाद में उनको ही हम लोग सती कहते हैं। क्या लिखा कि अपने भक्तों का हित करने के लिए दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा, जो बाद में अपनी तपस्या और अपने त्याग के कारण सती कहलाती हैं, किसी विवाद से या कोई ऐसी विकार रहित स्थिति होने के कारण उनका मतभेद अपने पिता दक्ष से होता है और बाद में अपने पति अर्थात शिव का बहुत दिन तक उमा तपस्या करती हैं, देवी सती जिन्हें हम कहते हैं। तपस्या करने के बाद उनका विवाह शिव जी से होता है। दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे अमंगल वेश धारण करने के कारण। बाद में उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। उमा जो बाद में सती हुई, दक्ष की पुत्री थी, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उसी यज्ञ में योगाग्नि से अपने शरीर का भस्म किया। बाद में फिर से वापस उनका जन्म होता है और फिर पार्वती मैया के रूप में विराजती हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।